अमेरिका की जान से पहले मिलिट्री वॉरफेयर, फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू की गई है, ब्लॉकेट करके क्रिप्टो वॉलेट ईरान का जो है उसको ब्लॉक किया गया, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी रीजन में भेजा गया है। क्या इस तरह से अमेरिका ईरान को मजबूर कर पाएगा कि दोबारा से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से इस वारफेयर जब से हॉस्टिलिटीज़ का सीज़ फायर हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वारफेयर की तरफ ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला गया है। उसमें अभी तो डोमिनेंट साइकोलॉजिकल भी ज़्यादा लग रहा है कि जिस तरह वो एक दूसरे को वेयर डाउन करना चाह रहे हैं और नेगोशिएशंस में जो पोस्चरिंग हो रही है और जो स्टैक मैसेजिंग हो रही है उसमें एक दूसरे को वो वेयर डाउन करने की लग रहा है। दूसरा जो आपने कहा इकोनॉमिक एंगल, उसका बड़ा स्ट्रांग है। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो ये एनर्जी कॉरिडोर टू द वर्ल्ड भी बंद है। अच्छा, अब इसमें दोनों के डिफरेंट क्लेम्स हैं। इधर से ईरान कह रहा है कि मैं इसमें से किसी को नहीं गुजरने दूंगा, जबकि उधर से यूएस ये क्लेम कर रहा है कि थ्रू अ डिस्टेंट ब्लॉकेड, क्योंकि दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम द हॉर्मुज़, तो वहाँ से वो ये एनफोर्स कर सकते हैं कि देयर इज़ नो शिपिंग गोइंग इनवर्ड्स और कमिंग आउटवर्ड्स। और अगर कोई शिप ईरानियन फ्लैग कैरियर है तो वो उसको बोर्ड भी कर रहे हैं और उसको इम्पाउंड भी कर रहे हैं। इसी तरह आईआरजीसी ने वहाँ पे हॉर्मुज़ में भी, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने वो जो टैक्स इम्पोज किया है वो भी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी है इनटू द बैंक्स। तो देखना ये है कि कौन इनमें से पहले ब्लिंक करता है, मेरा ख्याल है। तो ये दोनों एक दूसरे को जिच करने की कोशिश की जा रही है। उसमें ये दोनों वॉरफेयर्स जो हैं वो इन प्ले हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आल्सो एंड आल्सो द इकोनॉमिक एंगल टू इट। ठीक है मारिया साहब, आपने सुना कि कौन पहले ब्लिंक करता है, मतलब कि फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस पूरी जंग से निकलने का रास्ता चाहिए। अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर होनी है। ईरान भी ज़्यादा देर यही सूरत हाल अगर बरकरार रहती तो उसकी इकॉनमी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब जो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं, वन स्टेप इसको कह लेकर डाउन चला गया, इसमें मुज़ाकराती अमल जो है इसका आगे बढ़ना या इसमें कोई पेशरफ्त होना कितने चांसेस अब आपको नजर आते हैं? एक तरफ अमेरिकन डेलीगेशन जिसने आना था वो नहीं आया, ईरान जो है उसका डेलीगेशन आता है, चंद घंटे पाकिस्तान रहता है, वापस चला जाता है। मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से देखूंगी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये नेगोशिएशन वन लेवल डाउन नहीं हुई है, क्योंकि हमें ये देखने की जरूरत है कि जो मामलात हैं वो सिर्फ पिछली 40 दिन की जंग के या 50 दिन की जंग के नहीं है। इसके पीछे 47 साल की जो है मुख्तलिफ रजीम्स हैं। एक अमेरिका की वो सैंक्शंस रजीम है जो 1979 के बाद ईरान पे इम्पोज हुई। दूसरी वो रजीम है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ईरान की वजह से उनके ऊपर जो है इम्पोज हुई। उसके बाद थर्ड पार्टी प्लेसमेंट प्रोग्राम्स जो है, ये तमाम जो चीजें हैं जिसके अंदर जो सैंक्शंस थी वो एक्टिवेट हुई अमेरिका की तरफ से। अब जाहिर है इस वक्त अमेरिका के दो चैलेंजेस हैं। एक तो चैलेंज ये है कि इन सारी चीजों के ऊपर टेक्निकल नेगोशिएशंस होनी है, और टेक्निकल नेगोशिएशंस वो दो तरफा करना चाहते हैं। और दो तरफा का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी JCPO और जो बाकी तमाम डील्स थी जो बाराक ओबामा और डेमोक्रेट्स ने की थी उससे मुख्तलिफ डील करना चाहते हैं। अब इसमें जाहिर है एक्सपर्ट टीम्स के ऊपर बातचीत हो रही है कि 10 साल 5 साल ईरान कह रहा है कि जी वो अपना राइट महफूज रखना चाहता है। अमेरिका चाह रहा है कि वो डिक्लेयर कर सके कि उन्होंने उनका प्रोग्राम, उनकी कैपेसिटी जो है कम कर दी है। तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं। दूसरा इशू ये है कि इन्हीं टेक्निकलिटीज के साथ जो है सैंक्शंस की डिफरेंट वेव्स हैं। इस वक्त अमेरिका से तकरीबन 19,000 सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, जिसमें स्विफ्ट, जिसमें बाकी तमाम चीजें। सो अगर आप इनकी डेलीगेशन की कैपेसिटी देखें और डेलीगेशन देखें जो ईरान से भी आया और जो अमेरिका से भी आए, तो उसके अंदर जो कंपोजिशन है उसके अंदर आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी नजर आ रहे हैं, उसमें आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी नजर आते हैं,
उसमें न्यूक्लियर के लोग भी हैं, उसमें इकोनॉमिक्स के लोग भी हैं। सो जाहिर है इस वक्त बहुत सारी जो है फाइनल डिटेल्स पे बात हो रही है, क्योंकि मसला ये है कि जैसी सैंक्शंस उठेंगी तो उसके बाद ईरान जो है बैन अवी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके अंदर एक भरपूर किरदार अदा कर सकेगा। और फिर इसमें ये इशू होगा कि ईरान की री एंट्री पेट्रो डॉलर के साथ, और अगर है तो कैसे। और इसी तरह इसी वजह से जो इस वक्त जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए हैं ताकि ये बात वाज़ेह हो कि एक तो ये कि ईरान अभी भी सीरियस है, कमिटेड है इस नेगोशिएशंस में और हाईएस्ट लेवल पे। दूसरा ये कि यहाँ से वो जा रहे हैं मॉस्को के बाद ओमान। मॉस्को के साथ जो चीजें कनेक्टेड हैं वो भी ये है कि वो भी सैंक्शंस रजीम के साथ है, प्लस ये भी कि उनका क्या इनपुट होगा कि जो फ्यूचर में ईरान का जो ऑयल है क्या वो किप्स के थ्रू या वो पेट्रो डॉलर्स के अलावा अगर आता है तो कैसे आएगा, और अगर नया स्टेट ऑफ हॉर्मस में कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनता है तो वो क्या होगा। तो इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो नेगोशिएशंस के अंदर हैं और दैट विल टेक टाइम। तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मस्कत जाना उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के साथ उसको देखा जा सकता है उस तनाजुर में, और उनका मॉस्को जाना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या इनरिच्ड जो यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है उसकी मुंतकली कहीं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं आदिल, क्योंकि देखें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो रशिया की तरफ सपोर्टेड है, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो वापस उसी कंट्री को जाती है जहां से वो आती है। और ईरान के पास ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है ये दरअसल हकीकत जो है रशिया की तरफ से आके उसके बाद उसको फर्दर इनरिच किया गया नाताज में, इस्फहान में, और उसके बाद फिर ये वापस जब इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती है देन इट गोज बैक। सो क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अगर ईरान मेंटेन करता है तो इट इज इमटेरियल के वो मतलब किस फ्रेमवर्क में करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रायलैटरल नेगोशिएशंस के नीचे आएंगी जिसका अमेरिका के ऊपर बराह रास्त उसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं है, बिकॉज अमेरिका पिछले 50 सालों से इनके साथ डायरेक्टली डील नहीं कर रहा था अदर देन सैंक्शंस। सो ये चीजें हैं जो जाहिर है दे नीड टाइम और जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, और इनके लिए कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज चाहिए। और यही वजह है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो उन्होंने यही कहा है कि जी हम सुनने के लिए तैयार हैं और ईरान को पता है कि जब भी हमारे से बातचीत करें तो करें, और हमने सीज फायर नहीं खत्म की है। और ओमान के साथ जो इशू है वो ज़ाहिर है बाब अल मंदब का है, तो एक लिहाज से एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, तो हमें इसको इसी में देखना चाहिए। और हाई लेवल डिप्लोमेसी, ठीक है, जो इराक़ी साहब का दौरा था अहमद, उसमें मतलब एक फ्रेमवर्क कह लें कि ईरान की जानिब से कुछ ना कुछ अपना जो उसके डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं अमेरिका से, वो रख कर गए हैं, और साथ में यहाँ से मस्कत और फिर आगे रशिया उनका जाना, तो बज़ाहिर ये लगता है कि दो चीज़ें वहाँ पे, एक हॉर्मुज़ और साथ में जो न्यूक्लियर इनरिच्ड उनके पास मौजूद है मवाद, उसकी मुंतकली। जो अमेरिकन मुतालबात है जो अमेरिका, यही दो चीज़ें मतलब मेजर उसकी डिमांड में ये भी दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है कि अमेरिकन जो डिज़ायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो मुतालबात हैं, ईरान कहीं ना कि उनको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हो और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को कोई मैसेज दिया गया हो? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, मल्टीपल एंगल्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ये तकरीबन 50 साल पुरानी एक हॉस्टिलिटी का बैगेज है। फिर उसके बाद ये जो सारी निगोशिएशंस या ये जो टॉक्स हो रही हैं वो जिस जंग को रुकवाने के लिए हो रही हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर हो रही है। मिडल ईस्ट, दुनिया के थिंकर्स इस बात पे एग्री करते हैं कि मिडल ईस्ट दुनिया के कॉम्प्लिकेटेड तरीन रीजन्स में से एक है जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया के हर बड़े एक्टर का स्टेक शामिल है। फिर उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के बाद फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो रिजल्ट को इफेक्ट कर रहे होते हैं विदाउट पीपल नोइंग देम, वो बहुत ज़्यादा हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बाकायदा लेयर्स हैं, हर लेयर के पीछे एक और लेयर है, प्लेयर्स हैं, प्लेयर के पीछे एक और प्लेयर है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये सारी नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं। इसमें जब सीज फायर एक दफ़ा हो गया, सीज फायर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये स्पेशली जो मिडल ईस्ट अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो अमेरिका ईरान की जो प्रीवियसली भी देखा गया है, इस तरह के मामलात में जो अनफॉरगिविंग डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको केटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है दोनों फरीकैन के। राइजिंग लाइन 1 में भी आपने देखा कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के साथ ईरान के, उन्होंने कहा हमने न्यूक्लियर जो उनके स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर अटैक किया है, और ईरान ने कहा कि नहीं वो तो खाली हमने कर दिए थे सारी फैसिलिटीज़ 2 महीने पहले। और फिर ईरान ने जवाबन कतर के ऊपर एक जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है वहाँ पर अटैक किया, और अमेरिका ने कहा हमने वो बेस 2 हफ्ते पहले खाली कर दी थी। तो फेस सेविंग और ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे जो यूरेनियम है और
जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आप देखें तो ईरान हैज ऑलवेज बीन वेरी फ्लेक्सिबल, JCPOA के दौर में भी, ओमान के मुज़ाकरात हुए उस दौर में भी। सो आई थिंक अमेरिका को उसकी जो ये सारी जो न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत है इसका ज़्यादा परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है ऑप्टिक्स की है। हाँ, और जो ग्राउंड के ऊपर जो निगोसिएशंस हैं या टॉक्स हैं, जो आई थिंक रेड लाइन होगी ईरान की, उसमें ईरान की सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर हैं वो शामिल है, ईरान के इकोनॉमिक बेनिफिट्स शामिल है, जिसपे आपने देखे कि जंग के पहले दिन से या निगोसिएशंस जब शुरू हुई हैं उसके पहले दिन से ईरान अनफ्लिंचिंग है, उसके ऊपर ईरान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। जो इस वक्त आई थिंक जो जिस चीज के ऊपर कंसेंसस की जरूरत है वो दोनों ग्रुप्स का या दोनों जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं उनके लिए फेस सेविंग का है। अच्छा, फेस सेविंग चाहिए, लेकिन ट्रंप जिन शराइत पर फेस सेविंग मांग रहे हैं शायद वो मुमकिन हो ना पाए कि अमेरिका अपनी विक्ट्री अनाउंस करे और ऑन द अदर साइड ईरान जो है वो अपनी हार भी तस्लीम करे, तो ये होता नजर नहीं आता।